अस्सलाम वालेकुम। डायलॉग के साथ मैं हारिस। बानी तहरीक इंसाफ की मुसलसल कैद और हुकूमत पर दबाव बढ़ाने में नाकामी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में बेचैनी बढ़ती जा रही है और ये बेचैनी पीटीआई में अंदरूनी इख्तलाफात की सूरत में सामने आना शुरू हो चुकी है। पीटीआई की मौजूदा क़यादत को जहां पार्टी के अंदर से दबाव का सामना है, तो वहीं अब 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ को छोड़कर जाने वालों का एक ग्रुप भी एक्टिव है। इद्दत केस में बानी तहरीक इंसाफ को रिलीफ न मिलने पर कारकुनों ने उमर अयूब का घेराव किया, तो उमर अयूब ने तनकीद बराए तनकीद से परेशान होकर इस्तीफा दे दिया, लेकिन पार्टी ने अब तक मुसलसल दबाव बरकरार है। 9 मई के आने के बाद पार्टी को छोड़ के जाने वाले ग्रुप का मानना यह है कि मौजूदा कयादत बानी तहरीक इंसाफ को रिलीफ नहीं दिला सकती और ये कयादत पार्टी में अपने से बड़े कद वाले सियासतदानों को वापस लाने की राह में भी रुकावट है। इसी तरह एक ग्रुप का मानना यह भी है कि मखसूस नशस्तों का केस हो या इंतखाबात में धांधली से मुतालिक केसेस, इन तमाम मुहाजों पर मौजूदा कयादत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, जिसका बदले जाना इंतहाई जरूरी है। मुल्क की सबसे बड़ी ऑपोजिशन को तो अंदरूनी खाना मुश्किलात है ही, लेकिन मौजूदा हुकूमत बैक वक्त सियासी, मुआशी और खारजी चैलेंजेस से भी लड़ रही है। हुकूमत ने बजट पास कराने से पहले फाइनेंस बिल में तरमीम के जरिए एक और मिनी बजट अवाम पर मुसल्लत कर दिया है और इस बजट में सांस लेने के अलावा हर चीज पर टैक्स लगाया जा चुका है। अलबत्ता हुकूमत ने कमाल महारत से अराकीन पार्लियामेंट, सरकारी अफसरान और खुद को नवाज लिया है। इस तमाम खुश बजट और IMF के डू मोर के मुतालबे का अवामी रिएक्शन भी जल्द ही हुकूमत को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अवाम के सब्र का पैमाना लिबरेज हो चुका है और औकात से ज्यादा टैक्सेस अब उनकी बस से बाहर हो चुके हैं। ऐसे में मौलाना फजल रहमान ने एक मरतबा फिर से नए इंतखाबात का मुतालबा किया है। गुजरते दिनों के साथ हुकूमत की मुश्किलात में भी इजाफा होता जा रहा है और अवाम के लिए तो सांस लेना पहले ही दूभर है। इन तमाम तर मौज़ूआत पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मखसूस नशस्तों के केस में आप लोगों ने 2 दरख्वास्तें और जमा करा दी हैं और धांधली समेत दूसरी समात इसी केस को साथ लगाने की दरख्वास्त की। आपको लगता है कि अभी तक तो मखसूस दरख्वास्तों का जो केस है वो पहले मरहले में है, ऐसी दरख्वास्तें आपके केस को मजीद नहीं उलझा देंगी? नहीं, बुनियादी तौर पे देखें, आर्टिकल 51 के मैंडेट के तहत ये केस चल रहा है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का केस है और तमाम तर डॉक्यूमेंट सामने आने चाहिए। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने आज रिकॉर्ड पिछली तारीख में पेश किया, कुछ आज पेश किया और बैरिस्टर गौर ने पिन पॉइंट किया कि इन्होंने कंप्लीट रिकॉर्ड ही नहीं दिया। तो जो रिकॉर्ड रह गया, ज़ाहिरी बात है हमने अपने एंड से तो बोनाफिडी शो करनी है कि ये रिकॉर्ड मटेरियल है, क्योंकि अगर फॉर्म्स ही हटा लें, उन्होंने एक एक फॉर्म की बुनियाद पे रिपोर्ट बना के भेज दी। हालांकि इलेक्टोरल प्रोसेस में आप देखें अप टू 5 फॉर्म्स एक ही कैंडिडेट फाइल कर सकता है और उसमें आप देखें होता क्या है कि एक कैंडिडेट ने मल्टीपल फॉर्म्स क्यों फाइल करता है कि एक में पार्टी एफिलिएशन होती है, एक में इंडिपेंडेंट शो किया होता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्हें पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिलता, तो कल को वो इंडिपेंडेंट भी कंटेस्ट कर सकें, इसका ये ऑब्जेक्टिव है। तो इस तरह के कागजात तो आते हैं, ये केस को उलझाएगा नहीं बल्कि सुलझाने के लिए दी गई हैं। बिल्कुल ठीक है। और अगर ये मखसूस नशस्तें आपको नहीं मिलती तो फिर पीटीआई का प्लान क्या होगा? क्योंकि हुकूमत के पास अगर ये चली जाती हैं तो उनके लिए मजीद पोजीशन मुस्तहकम हो जाएगी। अच्छा जी, मैं जिस तरह की अभी डिबेट चल रही है, जिस तरह से मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं एक चीज़ पे बड़ा क्लियर हूँ कि ये सीटें दूसरी जमातों को नहीं मिल सकती। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद पे हैं, उन्होंने अपने हिस्से के मुताबिक सीट्स लेनी है जो कि उन्हें मिल चुकी हैं। अब क्वेश्चन इधर अदालत के सामने ये आया, ये पीटीआई को इन शेप ऑफ एसआईसी सीटें मिल सकती हैं या नहीं। देखें, ये डिसाइड होगा, या तो ये सीटें खाली रहेंगी या ये सीटें पीटीआई को इन शेप ऑफ एसआईसी मिलेंगी। इसका और कोई दूसरा हल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। फवाद चौधरी की बात करते हैं। वो सर अपनी कैद और मुश्किलात का मुआवजा बैरिस्टर गौहर, हामिद खान जैसे रहनुमाओं से कर रहे हैं। पीटीआई का क्या मौकिफ है उनको वापस लाने में? क्योंकि एक तरफ फवाद चौधरी है, लेकिन यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, आलिया हमजा ऐसे बहुत से लोग हैं जो अब तक पाबंद तलासल हैं। तो पीटीआई मौकिफ रखती है उन्हें वापस लाने का? देखें, आप फ़र्द वाहिद की बात कर रहे हैं। ओवरऑल जो पीटीआई की पॉलिसी है ना, देखें, पीटीआई एज ए जमात किसी का नहीं डिसाइड कर सकती, ना किसी का रास्ता रोक सकती है। ये बुनियादी तौर पे इख्तियार है चेयरमैन इमरान खान का। XYZ किसने किस मरहले पे छोड़ा, किन मुश्किलात में छोड़ा, ये इमरान खान साहब भी इसको देखेंगे, वो ही डिसाइड करेंगे। हम ऐसे ही प्रीएम्प्ट करके किसी को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दें या किसी की फेवर में बोलना शुरू कर दें, तो मैं समझता हूँ ये अभी स्टेज नहीं है। बुनियादी तौर पे देखें, इलेक्शन
इलेक्शन के प्रोसेस से हम गुजर आए हैं। अब मरहला क्या है कि इमरान खान की रिहाई होनी चाहिए, इमरान खान के केसेस ख़त्म होने चाहिए, क्योंकि देखें सारे केसेस रेत के पहाड़ की तरह गिरते जा रहे हैं। अब खाली एक इद्दत का केस है जिसको वो टेक्निकली रोक के खड़े हैं, वो भी आने वाले दिनों में डिसाइड हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो फोकस पार्टी का उस तरफ होना चाहिए। बाकी देखें पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं, लोग आते रहते हैं, लोग उससे निकल भी जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और तो ये बताइएगा, उमर अयूब साहब ने इस्तीफा खुद दिया या उनसे लिया गया, या कारकुनों की जानिब से घेराव करने के बाद वो कहीं दिल बर्दाश्त हो गए? अच्छा, ये जो गिराव वाला इंसिडेंट है ना, ये तो वन ऑफ इंसिडेंट है। अगर देखें वो उसकी तो तारीख जो इस्तीफ़े की तारीख है वो उससे पहले की है। जो इंसिडेंट हुआ है इस्तीफ़ा देने के बाद में, ज़ाहिरी बात है कि ये बात उन्होंने पब्लिक नहीं की। उमर अयूब साहब ने जिस वक्त इस्तीफ़ा दिया, मेरे जो बेसिकली जो मैं समझता हूँ एज ए पार्टी, उन्हें हम सबको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। अगर वो ये इस्तीफ़ा देने जा रहे थे, एक मीटिंग करते, अपनी रीज़निंग उसके सामने रखे। हमारे तक तो बात तब सामने आई है कि जब अडयाला के बाहर इंफॉर्मेशन ब्रेक की गई कि इमरान खान साहब ने उनका इस्तीफ़ा कबूल कर लिया है। तो अब उसमें उन्होंने अपनी रीज़न साइट की हैं, मगर मेरे ख्याल से एज ए सेक्रेटरी जनरल वाला ओहदा देखें पार्टी की बैकबोन होती है। फोकस ये होना चाहिए और इसी को स्ट्रेंथन करना चाहिए। बाकी ओहदे चीज़ें जो है ना इतना मैटर नहीं करती। देखिए पार्टी चलेगी तो बाकी ओहदे रहेंगे, अदरवाइज़ तो जो है ना हम चीज़ को अबेंडन कर देंगे। हम हालत जंग में हैं और हालत जंग में चेंज जो है ना बड़ी ही जो है ना डैमेजिंग हो सकती है। बिल्कुल सही। मौलाना के साथ आप लोग सब चलना चाहते हैं, लेकिन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आपकी जमात शायद संजीदा नहीं है उनके साथ चलने में। संजीदा होती तो कोई टीम बना चुकी होती। क्या वजह है कि पीटीआई हर काम में ताखीर कर देती है, या मौलाना साहब को ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे? ये आप वाली दूसरी बात है। देखें हम देखें डैगर्स ड्रॉन थी जमातें, तो आहिस्ता आहिस्ता ही करीब आएंगे ना। इतना जल्दी करीब आने में भी बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं। ठीक है, जब तक ट्रस्ट डेफिसिट कंप्लीट नहीं होगा, दूसरे से एक कॉज के लिए इकट्ठे हुए हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की कॉज है और रूल ऑफ लॉ के लिए इकट्ठे हुए हैं, जब तक एक दूसरे को एतमाद में नहीं लेंगे आहिस्ता आहिस्ता होगा। ये तो इस तरह से तो नहीं है ना कि पहले दिन ही आप बगलगीर हो जाएं और सारे मामलात ठीक हो जाएं। ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होता है। बिल्कुल सही। हुकूमत की जानिब से सर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जो अमरीकी करारदाद पास हुई है उसकी फंडिंग पीटीआई के पैसों से हुई है। और आपको लगता है इतनी बड़ी तादाद में पीटीआई के पास अमाउंट है कि वो अमरीकी कांग्रेस के अरकान को खरीद सके और फिर करारदाद पास करवा सके? रॉन्ग कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, उनकी जमहूरियत बहुत मेच्योर हो गई है, बहुत आगे चली गई है, और वो ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, इन चीज़ों को बड़ा जो है ना क्लोजली देखते हैं, और अपने ही सेनेटर्स को, अपने ही सियासतदानों को वो बड़े अच्छे तरीके से उनकी अकाउंटेबिलिटी करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये तो बड़ी मज़क्का खेज़ इन्होंने बात की है। पीटीआई के अंदर जो ग्रुपिंग है, जिसमें खान साहब ने भी नाम मांगे हैं कि वो लोग जो ग्रुपिंग में है वो बताएं वो कौन है, आखिर वजह क्या है? पीटीआई के अंदर इतनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो ठीक है, लेकिन ग्रुपिंग क्यों है? अच्छा देखिए, ये बड़ा ही डेलिकेट टॉपिक है। ग्रुपिंग बज़ाहिर मतलब आप कहने को कह सकते हैं ग्रुपिंग होगी अगर आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को ग्रुपिंग समझ लें, मगर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाहिद पार्टी है जो इस इलेक्शन के मरहले से गुजरी है और उसने रियलाइज़ किया है कि इमरान खान साहब के अलावा जो है ना और किसी का वोट बैंक नहीं है। अगर तो फ़र्द वाहिद का वोट होता, बहुत सारे हमारे अभी भी पार्लियामेंट में ऐसे लोग बैठे हैं हमारी जमात की तरफ से जो 5वीं दफ़ा और चौथी दफ़ा और तीसरी दफ़ा इलेक्ट होके आए, और वो लोग भी मुंह से कह रहे हैं कि हमारा अपना वोट नहीं है, इमरान खान का वोट है, उनके वोट लेके आए। तो ऐसी सूरत में मेरा नहीं ख्याल कि अगर किसी की ख्वाहिश भी हो तो वो ग्रुपिंग मेंटेन नहीं रख सकता, क्योंकि वोट बैंक इमरान खान साहब का, और इमरान खान साहब ने जिसके पीछे हाथ रखना है वो ही चलना है। सर, फाइनेंस बिल की बात करते हैं। इसमें तमीम के जरिए आवाम पर भारी टैक्सेस लगा दिए गए हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद अगस्त में इसका असर ज्यादा आवाम पर आएगा और शायद एक अवामी रद्द-ए-अमल भी आ सकता है। तो क्या पीटीआई भी उस अवामी रद्द-ए-अमल का इंतजार कर रही है और उसका हिस्सा बनी?
अच्छा देखें, ये आप जो टैक्सेस के मामला जैसा देख रहे हैं ना, ये बहुत ख़तरनाक है। मतलब कल भी दोस्तों के साथ डिस्कशन हो रही थी, मैं इसी चीज़ पे, अब जो परेशान कुन जो बात है, देखें ये 1300 ट्रिलियन पे आप टैक्सेस का हदफ ले गए और ये 38% इंक्रीज़ है फ्रॉम द लास्ट टाइम। और अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में देख रहे हैं, जिसमें पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी वगैरह और दूसरे टैक्सेस हैं, वो वाली जो आपने टैक्स की बार रेस कर दी है बाई 65%। और ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंक्रीज़ 106% का इंक्रीज़ बनता है। तो ये किधर से आप पूरा करेंगे? इकॉनमी तो इस वक्त जो है ना नोज़ बॉटम डाइव कर चुकी है, कहीं किधर कुशन ही नहीं है। आप निचोड़ना किन्हें चाह रहे हैं? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को। और एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर जो आपकी मोस्टली है, जो मिडिल क्लास है आपकी, उसको अगर आप इस तरह से निचोड़ेंगे तो मेरे ख्याल से उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डिज़ास्ट्रस हैं। लोगों का तो निकलना होगा ही होगा, मगर बात यह है कि उसको आप कंट्रोल किस तरह से करेंगे। देखिए, एक जमहूरी निज़ाम है, निज़ाम को भी चलाना है। ये तो निज़ाम जाता हुआ नज़र आ रहा है। और जो लोग पीटीआई छोड़ चुके हैं, अब चाहे वो इस्तेकाम पाकिस्तान के लोग हैं या वो लोग हैं जिन्होंने दोबारा कहीं रीजॉइन नहीं किया, उनको वापस लेने में क्या स्टैंड है पीटीआई की क़यादत का या खुद बानी पीटीआई का? देखिए, अब तो वापस लेने वाला चैप्टर तो मेरे ख्याल से बाद में आएगा। देखें, ये जो बेसिकली लोग ज्वाइन करते हैं या एग्ज़िट करते हैं, वो होता है जब इलेक्शन के करीब के मरहला हो। अभी तो बेसिकली हम बहुत एक डिफ़िकल्ट फेज़ में जा रहे हैं। अभी जो मईशत की हम बात कर रहे हैं, देखें इस वक्त कोशिश एज ए पीटीआई हम सब की कोशिश होगी कि निज़ाम किसी तरह से जो है ना बचे। निज़ाम का मैं ओवरऑल जमहूरी निज़ाम की बात कर रहा हूँ, वो किसी तरह, देखें इन्होंने तो जाना ही जाना है। मरकज़ में हुकूमत अपनी जान छुड़वाना चाह रही है, ये मतलब लिखी पड़ी बात है, ये मैं कोई ऐसे ओपन स्टेटमेंट नहीं दे रहा। जिस तरह के टैक्सेस इन्होंने नाफिज कर दिए हैं, कल रात की तारीकी में जिस तरह से दोबारा से 7 रुपये पेट्रोल और 10 रुपये डीजल बढ़ाए हैं, इसके बाद ये पब्लिक को फेस ही नहीं कर सकते। और अगले 2 महीने जो बिजली के बिल आने हैं, इन्होंने किसी को फेस नहीं करना, इन्होंने दौड़ लगानी है। मगर हमने कोशिश एज ए नेशन क्या है, किसी तरह से हमारी जमहूरियत बचे, हमारा मुल्क ट्रैक पे आ जाए। क्योंकि देखें, इमरान खान जब तक ये बाहर नहीं आते, लोगों को इस सिस्टम पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपकी रेमिटेंसेस उस फ्लो से नहीं आएंगी। जब तक आपकी इन्वेस्टमेंट दोबारा से ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बहाल नहीं होती इस मुल्क में, आपका मुल्क ट्रैक पे नहीं आएगा। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर महल आज़म मेरे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद करेंगे। वेलकम बैक। और अब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं नून लीग के रहनुमा राना हसन अफजल खान और लीगल एक्सपर्ट सीनियर कानूनदान मेरे साथ मौजूद होंगे सलमान पाशा साहब। बहुत शुक्रिया आपका सर। सबसे पहले राज साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, तनख्वाहदार तबका 300 अरब रुपए के करीब टैक्स देता है और हुकूमत का दावा था कि मजीद इस पे बोझ नहीं डाला जाएगा, लेकिन मजीद 25% टैक्स बढ़ा दिया गया और अब कहा जा रहा है कि अगस्त के महीने में जो तूफान आएगा बिलों की सूरत में, वो अवाम बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। सर क्या कहेंगे? देखिए, हमारी बारहा कोशिश थी कि जो तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर मज़ीद टैक्स ना लगे। और इनिशियली जो IMF से बातचीत हो रही थी वो तो 300 अरब के जो है वो के इजाफी टैक्स और लगे तनख्वाहदार पे। फिर 200 का प्रपोज़ल आया, उसको प्राइम मिनिस्टर ने रद्द कर दिया। फिर 45% तक जो है वो शरह टैक्सेस की हायर इनकम की थी, और जो 50,000 इनकम वाले थे उनको भी टैक्स लग रहा था, उसको रद्द किया। फिर इसको नेगोशिएट डाउन करके 70 अरब तक हम लेके आए, और इसके अंदर हमारी कोशिश थी कि टैक्स स्लैब्स ना बढ़े। तो हमने देखें, इसको हम तस्लीम करते हैं कि इजाफी बोझ नहीं डलना चाहिए था, लेकिन क्योंकि एक IMF प्रोग्राम था और आपके पास जो पोर्टफोलियो है टैक्स पेयर्स का, आपको पॉलिसी मेजर्स लेने पड़ते हैं इस IMF प्रोग्राम की वजह से। अगर ये ना प्रोग्राम होता तो हम बिल्कुल ये ना लगाते, लेकिन उस प्रोग्राम में जो पॉलिसी मेजर्स लेने पड़े उसके अंदर थोड़ा सा बर्डन जो है वो सैलरी पेशा पे लगा। लेकिन हमारा टारगेट है कि अगले साल जब हम बजट दे रहे हैं, और इस चीज़ को आप रिकॉर्ड भी कर लें कि इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद जो है वो सैलरी क्लास पे टैक्सेस बिल्कुल ना लगें, बल्कि हम रिवर्सल की तरफ जाएं, इनको ईज आउट करें। तो ये हमारा इस साल का हदफ है। ये तभी मुमकिन होगा कि अगर हम इस साल के अंदर जो हमारा इकदाम है डिजिटाइजेशन ऑफ FBR, जिसको एक इंटरनेशनल कंसल्टेंट मैकिंजी जो है वो कर रहा है और उसको फाइनेंस मिलिंडा एंड बिल गेट्स फाउंडेशन कर रही है, तो इंशाल्लाह अगर हम कामयाबी से उसको कर लेते हैं तो जो टैक्स एवेजन है और टैक्स बेस का मसला है,
तो वो हल हो जाएगा और हमें ये एक हमेशा के लिए तनख्वाहदार तबके के ऊपर मज़ीद बोझ नहीं डालना पड़ेगा। लेकिन ये जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये बहुत बड़ा इसका हुजम था, हम इसको निगोशिएट डाउन करके हमने काफ़ी इसको कम किया है। अच्छा राणा साहब, ये बताइएगा कि अगस्त का महीना खौफनाक इसलिए भी सब कह रहे हैं कि जुलाई के बिल अगस्त में आएंगे और अवामी रद्द-ए-अमल होगा, और पीटीआई कह चुकी है कि वो भी ताजरों का साथ देगी, और शायद पीटीआई इस पोजीशन में हो कि हुकूमत को थोड़ा सा वैसे भी टफ टाइम अगस्त में दे सके। तो आपकी जमात ने इस हवाले से कुछ तैयारी की है? कोई रिएक्शन जो आएगा वो खासा सख्त होगा ऑपोजिशन का भी? देखिए, पीटीआई ताजरों की किस चीज़ में हमायत करेगी कि ताजरों को टैक्स नेट में ना लाया जाए? क्या ये मसला जो है पाकिस्तान का 76 साल में अगर हल नहीं हुआ और आज हम इसको अपनी टैक्स बेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो क्या ये काम है ऑपोजिशन का कि वो बजाय के मुल्क की मईशत को ठीक होने दे? तो ये मेरे ख़्याल से गलत मैसेजिंग है और ये मुल्क के मफाद में नहीं है। देखें, जो बिजली के जो बिलों में इजाफ़ा है वो कोई इतना बड़ा लंबा चौड़ा इजाफ़ा नहीं होने जा रहा कि उससे जो है इन्फ्लेशन, महंगाई अगर आप देखें वो 38% पे थी, वो 11-12% पे आ चुकी है, और ये अभी जो जनवरी के भी फिगर हैं वो 12-13 के दरमियान में हैं। तो ये हम कहाँ मुल्क खड़ा था जहाँ रुपया आपका हर रोज़ डीवैल्यू होता था, आपका रुपया मुस्तहकम हो गया है, आपकी स्टॉक मार्केट इंडिकेट कर रही है कि जो कैपिटल मार्केट है वो बेहतरी की तरफ बढ़ रही है, मुल्क की मईशत की डायरेक्शन बेहतर है। आप IMF का प्रोग्राम में क्यों जा रहे हैं? क्यों ये हमने IMF से मुशावरत से ये बजट बनाया? क्योंकि जो डॉलर रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान की, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है जिसको हम तकरीबन ख़त्म कर चुके हैं इस साल में, आधा बिलियन के ऊपर वो आ चुका है, अब वो उसको पूरा करना, जो हमारी डेट सर्विसिंग है उसको इंश्योर करना, वो IMF प्रोग्राम के साथ होती है। और जब ये प्रोग्राम होता है तो इसका मतलब है आपका रुपया मुस्तहकम होगा, आपकी जो एक्सटर्नल साइड है वो स्टेबलाइज होगी। तो अगर हम ये चीज़ें करने जा रहे हैं तो इस वक्त तो सबको मुल्क के साथ खड़ा होना चाहिए, सबको जो है वो इन इकदामात को सपोर्ट करना चाहिए। ये बोझ आया है, हम कोई आज साल पहले हम डिफॉल्ट की बातें कर रहे थे, आज हम डिफॉल्ट की बातें नहीं कर रहे, आज हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। तो अगर हमने इसको सियासी इश्तियाल दिलवाना है, हमने जलती पे तेल फेंकना है कि एक मईशत जो कि रिकवर कर रही है उसके ऊपर हम सियासी मफाद ले लें, और तो मैं समझता हूँ ये एक अफसोसनाक और शर्मनाक हरकत होगी। मुल्क की मईशत को बेहतर होने दें। ये जो बोझ आया है, इंशाल्लाह अगर ये हम जिम्मेदारी से इस बजट को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, हम लोग जिस तरीके से बढ़ रहे हैं स्टेबलाइजेशन की तरफ, सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ, इस तरफ चल पड़ते हैं, तो इंशाल्लाह अगले साल ये बोझ नहीं पड़ेगा। ये बोझ उन पे पड़ेगा जिन पे जो टैक्स नेट में नहीं है, जिनको देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये सियासी अपने मफादात या अपने जो सियासी कह लें कि सिर्फ मफाद के लिए आप मुल्क के मफाद को खाई में फेंक दें, ये अफसोसनाक होगा। बिल्कुल सही। हसन रजा पाशा साहब, उन्होंने इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों का केस, और एक बात जो बार बार दोहराई जा रही है वो ये है कि असल मसला बल्ले के निशान के छीनने से शुरू हुआ, और बेंच की अक्सरियत भी इस हवाले से काफी बात कर चुकी है। आप क्या कहते हैं कि माजी में मौजूदा फैसला ही इन तमाम मसाइल की जड़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि असल मसला PTI का पार्टी इलेक्शंस ना कराने की वजह से हुआ, और वहीं से उसी वजह से बल्ले का निशान उनसे ले लिया गया। बहरहाल बल्ले का निशान ना होने की वजह से उनकी जो इम्प्लिकेशंस हुई इलेक्शन पे, और अभी तक उसकी बाज़गाह सुनाई दे रही है, और स्पेशल सीट्स का केस इसी वजह से आया है कि बल्ले का निशान उनको नहीं मिला था, और वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ के असम्बली में आए और बाद में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन कर लिया। तो ये इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी PTI पे आयद होती है कि उन्होंने वेल इन टाइम अपने इलेक्शंस क्यों ना कराए। अगर वो करा लेते तो शायद ये दिन जो है, जो अभी आज सामने आ रहा है स्पेशल सीट्स के हवाले से, ये प्रॉब्लम उनको फेस ना करनी पड़ती। बिल्कुल सही। और सर फर्ज करें अगर मखसूस नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिलती और हुकूमत को भी नहीं जाती, तो तीसरे रास्ते के तौर पर आईन और कानून में क्या फैसला हो सकता है? देखिए, आइन बिल्कुल खामोश है। ये फर्स्ट इम्प्रेशन केस है, इससे पहले इस किस्म का केस नहीं आया। लेकिन मैं समझता हूँ बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ कि ये नशिस्तें अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलती तो ये फिर
बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में तकसीम नहीं हो सकती। ये मेरी ज़ाती राय है आइन को देखते हुए कि आइन में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि अगर किसी पार्टी को महरूम कर दिया जाता है इन सीट से तो वो फिर बाकी जो है वो पार्टीज़ में तकसीम होगी। चूँकि आइन में ये ज़रूर लिखा है कि उस तनासब के साथ उनको स्पेशल सीट्स मिलेंगी जिस तनासब से उन्होंने वोट हासिल किए और असम्बली के मेंबर्स उनके मुंतखब हुए। अगर उससे ज़ायद सीटें वो वसूल करेंगे तो ये गैर आइनी होगा। ये मुनासिब नहीं है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो सीट्स हैं वो बाकी जमातों को दी जाएं। मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से शायद कोई फैसला करे। बिल्कुल सही। राणा साहब, मैं आपसे सर जानना चाहूंगी, अगर ये नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को वापस चली जाती हैं तो दे विल बी इन द बेटर पोजीशन टू हैव द प्रोसीडिंग्स इन द असेंबली। आप पे प्रेशर भी डाल सकते हैं और मजबूत भी हो सकते हैं। फिर क्या हिकमत अमली होगी हुकूमत की? देखिए, मैं समझता हूँ एक चीज़ तो तय है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये सीटें नहीं मिल सकती और उसकी वजह ये है कि जो लीगल प्रोसीजर और जो रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक इन्होंने जो अप्लाई करना था सीट्स के लिए वो इन्होंने नहीं किया। दूसरा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा। और फिर एक और चीज़ कि इनका आइन इजाज़त ही नहीं देता कि गैर मुस्लिम जो है वो इनकी पार्टी को ज्वाइन करें। तो ये बहुत मेजर पॉइंट्स हैं कि जिसके तहत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तो ये सीटें नहीं मिल सकती। अब मेरे ख़्याल से जो फ़ैसला होना है वो इस बेसिस पे होना है कि ये प्रोपोर्शनेटली एलोकेट होनी है सीटें मैंडेट के लिहाज से। अब जिन्होंने अप्लाई किया है रिज़र्व सीट्स के ऊपर और जिन पार्टियों ने रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक जो है इलेक्शन लड़े हैं और सारे वो रूल्स को टिक करते हैं, तो उनके अंदर प्रोपोर्शनेटली जो है ये तकसीम होनी है जो जमातें अपना क्वालिफाई करती हैं इस चीज़ के लिए, या फिर ये खाली रहनी है। ये इन दो चीज़ों का मेरे नज़दीक फ़ैसला है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें मिलना तो वो तो कोई इसका जवाज़ नहीं बनता। तो ये दो मुद्दे हैं कि ये सीटें जो जमातें हैं उनके अंदर प्रोपोर्शनेटली तकसीम होनी है क्योंकि उन्होंने सारे रूल्स रेगुलेशन मुकम्मल किए, फॉलो किए और वो क्वालिफाई करती हैं, या ये वेकेंट रहनी है। हसन साहब, मुझे ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद 3 रुकनी कमेटी बनी और इसके बावजूद तहरीक इंसाफ को अपनी दरख्वास्तें बार बार समाअत के लिए मुकर्रर कराने के लिए पिटिशंस करनी पड़ रही हैं। आपको नहीं लगता ये दरख्वास्तें खुद ब खुद लग जानी चाहिए? अगर तो उस केस के मुतलका है जो केस ज़ेर समाअत है फिर तो ऑटोमेटिकली लग जानी चाहिए, और अगर उस केस से मुतलका नहीं है और सेपरेट पिटिशंस हैं तो फिर उनमें अर्ली हेयरिंग की एप्लीकेशन भी दी जा सकती है। चूँकि कमेटी रोज़ तो बैठती नहीं है। अभी आज ही मैंने अपना एक केस फिक्स कराने के लिए अर्ली हेयरिंग की एप्लीकेशन दी है। उसकी वजह यह है कि ऑटोमेटिक केसेस जो है वो फिक्स नहीं हो रहे, और अगर कोई अर्जेंसी है तो फिर अर्ली हेयरिंग की पिटीशन फाइल करके उस केस को लगवाया जा सकता है और लामहल्ला तौर पे वो अर्ली हेयरिंग की एप्लीकेशन 3 रुकनी कमेटी के पास ही जाती है और वो इसको कंसिडर करते हैं कि क्या इसमें कोई अर्जेंसी है या नहीं है। तो अगर इस नतीजे पे पहुंचती है 3 रुकनी कमेटी कि ये अर्जेंट मैटर है तो उसको फिर फिक्स कर देते हैं, अदरवाइज वो ऑफिस में ही वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। बिल्कुल सही और बिल्कुल ठीक। राणा साहब, मैं आपसे सर जानना चाहूंगी, आपकी जमात इल्जाम लगा रही है कि तहरीक इंसाफ के पैसों से अमरीकी करारदाद जो है वो मंजूर कराई गई। सो अगर पीटीआई अमेरिका में इतनी अमीर है और इतनी बड़ी तादाद में अमरीकी नुमाइंदगान को रिश्वत देकर अपने हक पे करारदाद लेकर आ सकती है, तो फिर आपको नहीं लगता कि इसके ऊपर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए, या किस बलबूते पर ये इल्जाम लगाया? नहीं, देखें, बात ये है कि एक पार्लियामेंट ने जो है वो एक करारदाद पास की अमेरिका में, और उसके जवाब में पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसने भी एक करारदाद जो है वो पास कर दी। और उसका जो मुद्दा है वो बड़ा सिंपल है कि क्या इस मुल्क में किसी के मुल्क के इलेक्शन में जहां ना आप एज ऑब्जर्वर आए, ना आपको पता है
कि यहाँ हमारा अदालती निज़ाम क्या है और आप एक करारदाद जो है वो पेश करें, तो इसका तो कोई जवाज़ नहीं बनता। ये ज़रूर है कि फ़लस्तीन के अंदर जो हज़ारों की तादाद में बच्चे ख़वातीन का कत्लो आम हो रहा है, उसके लिए तो करारदाद आपने नहीं पेश की, उसके ऊपर तो आपने नोटिस नहीं लिया। तो इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि इसके पीछे कोई गेम है, और जो गेम है वो बड़ी क्लियर है। देखें, वहाँ उसके कानून, अमेरिका के कानून के अंदर लॉबी करना और अब इस तरह पैसे खर्च करना, उस पर कोई कानूनी तौर पे वो कोई इल्लीगल नहीं है। लेकिन ये हकायक हैं कि अमेरिका जो पीटीआई है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, उसने लॉबीइस्ट हायर किए, ये चीज़ ओपन भी हुई, और उनका एक वहाँ पूरा एक मेकनिज़म है। ये ज़रूर है कि हमारे फ़ॉरेन ऑफिस को नज़र रखनी चाहिए थी और ऐसा नहीं होने देना चाहिए था। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि जो जवाब पाकिस्तान की नेशनल असम्बली ने दिया, वो आईना दिखा देता है कांग्रेस को कि ये उनके जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं कि क्या फ़लस्तीन ज़रूरी है या पीटीआई के इनिशिएटिव के ऊपर जो एक, और देखें कुछ जो उनके कांग्रेस के मेंबर हैं उन्होंने वही हूबहू बात की जो यहाँ पीटीआई के लोगों ने अमली तौर पे किया, कि जो आईएमएफ को ख़त लिखा और वहाँ धरने दिए कि इनको लोन ना दें, उन्होंने भी यही बात की कि हम आईएमएफ को इस्तेमाल करेंगे कि इनको लोन ना दें। तो ये सारी कड़ियाँ मिलती हैं, लेकिन ये इसको इलीगल नहीं कि आप कहेंगे कि वो कर नहीं सकते। वो डॉलर उन्होंने खर्चे, जिसकी पाकिस्तान में शदीद किल्लत है, वो उन्होंने बाहर भेजे और वो अमरीकी सियासतदानों के ऊपर उन्होंने लॉबी करने के लिए इस्तेमाल किए। उनका इलेक्शन आ रहा है, उनको ज़रूरत है इन डॉलर्स की, और पाकिस्तान का जो कीमती रुपया उसको ट्रांसफ़र उन्होंने उधर करके डॉलरों में उन्होंने ये काम किया। बिल्कुल ठीक है। हसन पाशा साहब, ऑडियो लीक्स केस की अगर बात करें तो जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा है कि पीटीए ने मुख्तलिफ औकात में जवाबात जमा कराए और अपने 3 जवाबात में अदालत के साथ गलत बयानी की, जिस पर उनको शोकॉज नोटिस जारी किया गया। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या ये पहले भी कानूनी तौर पर दुरुस्त था कि जब चाहे जिसकी रिकॉर्डिंग कर ली जाए और फिर इसे नामालूम अकाउंट से वायरल कर दिया जाए? जी बिल्कुल, नामालूम अकाउंट से इस तरह प्राइवेट ऑडियो लीक्स होनी, ये इंतहाई गैर महज़ब और गैर आइनी इक़दामात है। हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और इस पे जज साहब ने ठीक फ़ैसला किया कि ये कोई तुक नहीं बनता कि एजेंसीज़, अगर एजेंसीज़ रिकॉर्ड करती हैं और वो वायरल करती हैं थ्रू अननोन अकाउंट्स, तो इसको डिस्करेज करना चाहिए। और एक जो SOPs बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाए हुए हैं इस हवाले से, लाइक कि अगर किसी मुलज़म को ट्रेस आउट करना है और उसकी लोकेशन को देखना है और उसकी ऑडियो लीक्स को अगर ऑडियो रिकॉर्ड करनी है, तो फिर तो वो ठीक है, उस हद तक बिल्कुल PTA जो है उन SOPs पे अमल कल के करे। लेकिन अगर कोई अपनी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए या कोई अपने लिए कोई चीज़ें लेने के लिए, किसी को ब्लैकमेल करने के लिए अगर इस किस्म की ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, तो उसको बहरहाल डिस्करेज करना चाहिए। और अगर PTA ने 3 मुख्तलिफ मौक़िफ़ लिए हैं, तो ये उनको कोर्ट में हाज़िर होकर बताना पड़ेगा कि क्या रीज़न्स हैं, उन्होंने क्यों मुतज़ाद स्टेटमेंट्स कोर्ट के अंदर दाखिल की हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और गवर्नमेंट फंक्शनरी से ये तवक्को नहीं हम रखते कि वो कोर्ट के अंदर कम अज़ कम गलत बयानी से काम लेंगे और कोई बात मुतज़ाद मौक़िफ़ लेकर आएंगे। कोर्ट्स आर विजिलेंट और कोर्ट की विजिलेंट होना भी पड़ेगा। इस हवाले से काम जो लोग हैं, जो पब्लिक एट लार्ज हैं, उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करने का कोई कानूनी और आइनी इख्तियारात PTA या किसी एजेंसी के पास नहीं है। बिल्कुल ठीक है। राना एहसान अफजल साहब, मौलाना फजल रहमान ने नए इंतखाबात का मुतालबा किया और इस बार ये मुतालबा पहले से ज्यादा शिद्दत से किया गया है। आप 3 इत्तेहादी जमातों के अलावा तमाम ही तकरीबन जमातें इस बात पर मुत्तफिक है कि ये बदतरीन इंतखाबात थे, ना ही सियासी और ना ही मुआशी इस्तेहकाम इससे आ सकता है। क्या कहेंगे आप मौलाना साहब के इस मुतालबे पे? आप लोगों ने तो काफी कोशिश भी की, लेकिन उनकी नाराजगी कुछ खासी खत्म नहीं हुई। ये देखें, जिन जमातों को उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक मैंडेट नहीं मिला, वो तो इसी तरह की बातें करेंगी ना। वो तो अब जो है कभी इलेक्शन की साख के ऊपर उंगलियां उठाएंगे, कभी कहेंगे कि ये कुछ है। देखें, ये फ़ैसला तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल और अदालतों ने करना है कि किस सीट पे इलेक्शन ठीक था, किस पे नहीं था, अगर उस पर पटिशन जो हैं वो फ़ाइल हुई है। ये फ़ैसला जो है हमेशा से, अगर 2018 को आप देखें तो वो बदतरीन, हमारी नज़र में वो बदतरीन इलेक्शन था, धांधी ज़दा इलेक्शन था।
और हमने पार्लियामेंट का हम हिस्सा बने, हमने मुल्क की तरक्की के आगे हम रुकावट नहीं बने। तो आज ये जमातें जब ये शोर करती हैं तो बिल्कुल वो करें, उनका राइट है, लेकिन उनका जो रिलीफ का मैकेनिज़्म है वो ट्रिब्यूनल और अदालतों से ही मिलेगा। वो उधर का दरवाज़ा खटखटाएं तो बेहतर है। ये डिमांड करना कि अब उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक इलेक्शन दोबारा हो जाए और मुल्क दोबारा एक सियासी जो है वो इंस्टेबिलिटी से गुजरे, ये तो मुमकिन नहीं है। तो ये ख्वाहिशात हैं और लोगों की हज़ारों ख्वाहिशात होती हैं, सारी पूरी तो नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। सर ये भी बता दीजिए साथ ही साथ कि बजट के आने के बाद आपको लगता है कि आवाम थोड़ी सी नाला तो है ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ भी आपके मुतालबात या फिर आपकी जो डीलिंग्स है वो खासी मुश्किल हुई है, तो क्या पीपल्स पार्टी नून लीग से अपनी राहें जुदा कर सकती है? नहीं, मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी ने तो सपोर्ट किया फाइनेंस बिल को, और उसके बाद तो कोई ऐसा कोई सीरियस कोई कंसर्न नहीं नज़र आ रहा। देखें, ये जो बजट हमने अप्रूव किया है ये कोई हमने अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं किया। जो हकायक हैं इस मुल्क के अंदर, जो कंस्ट्रेंट्स हैं, उनके ज़ेर अमल ये सारा कुछ हुआ है, और उसके अंदर बेहतरीन बजट हमने दिया है। बिल्कुल इसमें एक बड़ा आप टैक्स हदफ की तरफ आप बढ़ रहे हैं, लेकिन देखें बात यह है कि हमने इस मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक अर्जेंसी है, जो एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, वो ख़त्म नहीं हुआ। अभी तो हमने स्टेबलाइज़ की है इकॉनमी। तो हमें इन मुश्किलात का हम पहले दिन से जिक्र करते रहे कि पहले 1, 1.5, 2 साल मुश्किल हैं। इंशाल्लाह हम पुरुमीद हैं कि अगले साल जब बजट की बात आएगी तो हम जो टैक्स एवेजन, जिस तरह मैंने शुरू में कहा, टैक्स एवेजन हो गया, टैक्स बेस हुआ, उसके अहदाफ को हम अचीव करेंगे। और हमें ये वही जो टैक्स नेट हमारे पास जो अवेलेबल है, जो टैक्स बेस अवेलेबल है, जो लोग इस टैक्स पेइंग पोर्टफोलियो में आते हैं, तो उनके ऊपर मज़ीद हमें बोझ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने इसमें भी कोशिश की है कि जिस तरह एक जनरल ट्रेंड होता था कि आप सेल टैक्स को 1% बढ़ा दें, वो हमने उसको नहीं फॉलो किया। लेकिन ये अगर हम IMF का चॉइस एक ही थी कि आपने IMF के प्रोग्राम में जाना है या नहीं जाना। अगर आप नहीं जाएंगे तो आपकी जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो दोबारा ख़राबी की तरफ बढ़ जाएगी और दोबारा आप डिवैल्यूएशन और उन सारी चीज़ों के अंदर चले जाएंगे। फिर महंगाई वैसे ही काबू नहीं आएगी और जो मुश्किलात हैं आवाम की वो दुगनी तिगनी हो जाएंगी। तो उस चीज़ को रोकने के लिए ये बजट हमने दिया है, और इसके साथ साथ हम एक होम ग्रोन प्लान भी लेके आ रहे हैं जो बजट के अलावा है, जिससे मुल्क की जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, जो मुल्क के अंदर जो आपको ज़रूरियात हैं कि आप डाउन साइजिंग ऑफ गवर्नमेंट करें, आप पेंशन रिफॉर्म्स करें, वो सारा पैकेज हम इसके पैरेलल चलाएंगे और 1 साल में अच्छे नताइज जो हैं वो हासिल करेंगे। बिल्कुल ठीक है। हसन रज़ा पाशा, फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, जजेस की पगड़ियां उछालने की बात की, लेकिन उन्हें माफ कर दिया गया। लेकिन इस केस के दौरान जो रिमार्क्स दिए गए उसमें ये तासुर दिया गया कि शायद मीडिया ही तमाम फसाद की जड़ है और वो ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाता है किसी लालच की वजह से। लेकिन जो दबाव किसी सहाफी को फेस करना पड़ता है, इस पर कोई बात नहीं कही। आपको लगता है ये रिमार्क्स हक बजाने? देखिए, जब किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की दावत दी जाती है मीडिया को, वो आ जाते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला किन पैरामीटर्स पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कौन सी बात करने जा रहा है। तो बहुत सारे चैनल्स उसको लाइव चलाते हैं और कई रिकॉर्डिंग करके बाद में उसको चलाते हैं। यकीनन इसमें मीडिया पर्सनस का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली शख्सियत ने कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और कोई तौहीन आमेज़ मवाद उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से सामने आया है, तो फिर उसका कसूर है, मीडिया का कसूर नहीं है। मैं समझता हूँ कि शायद इस वजह से मीडिया को अभी नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि शायद उन्होंने फिर इल्म होने के बावजूद कि इसमें काबिल एतराज़ मवाद है, बार बार वो चलाया और नोइंगली इस बात को वो हवा दी। ये जो मैं इम्प्रेशन जो कोर्ट की जानब से मुझे लग रहा है, तो वो शायद ऑब्जेक्शनेबल है मीडिया सेंटर्स की तरफ से कि उन्होंने फिर जब ये इल्म भी हो गया कि उस शख्सियत ने काबिल एतराज़ चीज़ की है, अल्फाज का चुनाव दुरुस्त नहीं था, गलत बातें की हैं, तो मीडिया को फिर इज्तनाब करना चाहिए था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और उन मुतलका जो पैराग्राफ जो हैं या वो क्लिप्स हैं वो नहीं चलाने चाहिए थे। शायद इस वजह से मीडिया को
नोटिस दिए गए हैं। अलबत्ता मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने जुडिशल रिस्ट्रेन का मुजाहरा करके बड़ेपन का मुजाहरा किया कि उनको उनकी माफ़ियाँ कबूल कर ली और उनको माफ़ कर दिया। लेकिन उन दोनों हजरात को ये सोचना चाहिए कि आइंदा के लिए कम अज़ कम वो ऐसे अल्फाज ना अदा करें इदारों के मुतल्लक, ख़ास तौर पे जुडिशरी के हवाले से जो कि काबिल एतराज़ हैं, उनको इज्तनाब करना चाहिए। और मीडिया के हवाले से मैं ये कहूँगा कि एट द कास्ट ऑफ रेपुटेशन कि जिन्होंने वो नशर किया वो उनका कोई कसूर नहीं है, उन्होंने तो एज़ इट इज़ वो बातें जो उन्होंने की हैं वो ऑन एयर हुई हैं। तो मैं नहीं समझता कि इसमें उनकी कोई डेलिब्रेशन थी, कनाइवेंस थी या मेलाफाइडी थी मीडिया की, वो भी मैं रूल्ड आउट करता हूँ, मैं ज़ाती तौर पे मैं ये समझता हूँ। लेकिन हाँ, जो मुझे लग रहा है कि वो सिर्फ उसको बार बार रिपीट करना और ब्रॉडकास्ट करना बार बार हर खबर के दौरान, वो शायद वो ऑब्जेक्शनेबल हो कोर्ट की हद तक, तो वो बात है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आपका हसन रज़ा पाशा साहब और राना एहसान अफजल साहब मेरे साथ मौजूद थे। तो देखिए, बजट तो आ गया, मज़ीद टैक्सेस भी लगने जा रहे हैं और अगर जुलाई के बिल जब अगस्त में आएंगे तो अवामी रद्द-ए-अमल कितना सख्त होगा और हुकूमत किस तरह काउंटर कर पाएगी, ये तो अगस्त का महीना ही बताएगा। मुझे दीजिए इजाज़त।